अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में घर में मौजूद खातून दौरान वारदात कत्ल कर दी जाती है। पुलिस हरकत में आती है और इस बज़ाहिर अंधे कत्ल की वारदात को न सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि मुलजिम को अरेस्ट भी कर लेती है। कत्ल कैसे हुआ और कातिल कौन है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम को। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक खातून को घर में कत्ल कर दिया जाता है। उस कत्ल होने वाली खातून के हस्बैंड और मुद्दई मुकदमा मिस्टर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अदनान भाई, सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन जो है वो आपसे इज़हार ताज़ियत करती है। अल्लाह करीम आपको सब्र दे। कैसे ये सब हुआ, किस तरीके से जो है वो आप कहाँ थे तब जब ये सारा वाक़या हुआ? मैं सुबह तो अपने काम पे चला जाता हूँ, सुबह 7:30-8 बजे तक मैं चला जाता हूँ। मेरा सेल्स का काम है, मेडिसिन सप्लाई का करता हूँ मैं। तो मैं सत्याना सप्लाई पे गया हुआ था। तकरीबन कोई 1 बजे के करीब मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन करके इतला दी कि मम्मा जो है ना वो घर में खून में लथपथ पड़ी हुई हैं। तो मैंने फिर फ़ौरन ही जो है वो, मैं कहा शायद कोई छोटी मोटी चोट होगी, मैंने इसीलिए आज भी अपने बच्चे को, अपना भाई को फ़ोन किया कि भाई यार फटाफट जाके घर देखो क्या हुआ है। तो फिर बच्चों ने फिर दरवाज़ा खुलवाया, वो फिर भाई पहुंचा वहाँ पे। जब तक जो है वो ले जा रहे थे इनको डाल के, मतलब गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे इनको, तो बस आगे फिर वो अस्पताल पहुंच नहीं सकी। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान जो है ना वो उनकी जा चुकी थी। कब आपको ये लगा कि ये वारदात की नीयत से कोई शख्स आया था और ये हुआ है? क्या पुलिस ने ये चीज़ फाइंड आउट की या फिर आपको खुद शुबा हो गया था कि ये कोई शख्स ऐसा है जो वारदात के लिए आया और मज़ाहमत पे जो है वो आपके मिसेज़ को जो है उसने उस पर हमला किया? तो इस बारे में कहना कुछ मेरे लिए मुश्किल है। अब देखें, वारदात भी हुई है, पैसे भी घर से गायब हुए हैं और कुछ जो था, कुछ मतलब जो था बेगम का, उनकी बहन का पड़ा हुआ था कुछ, वो भी गया है यहाँ से। मतलब क्या कह सकते हैं, वो जिस तरीके से मारा गया है वो आप लोगों का सबके सामने है। सिर्फ उसने हेड पे ही इतनी इंजरीज़ की हैं। कोई जानवर भी को भी इस तरीके से नहीं मारता जिसने कि उसने एक निहत्ती औरत पे जुल्म किया है। कितने बच्चे हैं आपके और किस किस उम्र में है? मेरा एक बच्चा जी 15 साल का है, अपना 14 साल का है, दूसरी 12 साल की है और तीसरा 3 साल का है। 2 बेटे और 1 बेटी जी। 2 बच्चे आपके जो बड़े हैं वो स्कूल गए, शायद वो स्कूल से वापस आए होंगे तो उनको पता चला होगा। जी हाँ, उसी टाइम वो स्कूल से 1 बजे वापस आए हैं तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया तो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो साथ वालों की तरफ से गए अंदर, फिर वो दरवाज़ा खोला है तो फिर जो है वो बेटी ने जाके देखा पहले। तो ये मतलब इससे तो ये है कि वारदात का एक्चुअल टाइम भी नहीं जो है उसको फाइंड आउट किया जा सकता, क्योंकि बच्चे आए हैं घर पे तो पता चला। हाँ जी, बच्चे आए हैं तो पता लगा। इससे पहले वो कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि किस टाइम ये मैयत हुई है, वो हुआ है। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में, सारे केस में जो ख़ास तौर पे पुलिस का किरदार है कैसे देखते हैं आप उसको? कितना पुलिस ने जो है वो कोऑपरेट किया है? बहुत खराज तहसीन है पुलिस का किरदार जो है, और इन्हीं की एफ़र्ट है। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत ही एफ़र्ट, हर तरह से इन्होंने हमारी मदद की है। हर तरह से हमें जनाब जो है ना कंपोसेट किया, जिस तरह हमने कहा उन्होंने वो किया, जो हमारी बिल्कुल मदद की है। कोई हमें के बहुत खराज तहसीन है SHO साहब की, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और मुजरिमों के किरदार को पकड़ने में इन्होंने बहुत इनका किरदार है। क्योंकि हमें ये पता चला है कि ना किसी ने 15 पे कॉल की थी, ना जो है किसी ने थाने में एप्लीकेशन दी थी। ये किसी और जो है उसी आपके शायद पिछली गली में या सामने वाली गली में किसी और वारदात के लिए गए थे। वहाँ पे जिनको पता चला कि यहाँ पे कुछ हिलजुल है, किसी घर में कोई मसला हुआ है, ये अज़ खुद गए हैं। उसके बाद इन्होंने वो दर्द दिल रखते हुए जो है मामले को टेकअप किया और ना सिर्फ इन्होंने एफर्ट करके उसको ट्रेस आउट किया बल्कि दूसरे ज़िले से जाके उसको अरेस्ट भी करके लाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जबकि ये मुलजिम, इसका पता चल चुका है, ये अरेस्ट भी हो चुका है, क्या कहेंगे आप, इसको किस किस्म की जो है सज़ा दी जाए? क्योंकि हमने अक्सर केसेस में ऐसा देखा है कि मुद्दई एट द एंड ऑफ द डे जाके जो है वो माफ़ कर देते हैं। देखिए, मैं तो माफ़ करने वालों में हूँ नहीं जी। देखें, एक कोई होता है ना, कोई छोटा मोटा हो, कोई ज़ख्म को हो जाए, ये देखें किस तरीके से उसको बेचारी को कितना जुल्म किया गया है। सर पे, यहाँ पे हेड की हड्डी टूटी हुई है, आँखों के नीचे नील हैं, गले से यहाँ से पकड़ा गया है, पीछे 11 टाइम जो है वो वार किया गया है, किसी वो हथौड़ी टाइप चीज़ से वार किया गया है। मतलब ये कोई आम इंसान का काम तो नहीं है, ये तो कोई वहशी दरिंदा है। पता नहीं वो किस नीयत से घर में दाखिल हुआ था, कुछ पता नहीं है। ये तो अब SHO साहब को चाहिए कि उससे बुलवाएं वो किस नीयत से गया था कि इतने भी बुरी तरीके से कोई मारता है किसी को यार।
आप समझते हैं? साथ भी इतना बुरा नहीं करता जितना उस बेचारी के साथ किया, निहत्ती बेचारी, वो इतनी नेक। वो तो मुझे मना करती थी कि यार कि ना आप दे दिया करें, किसी को कोई चीज़ दे दिया करें। मेरे साथ जाती है, जब जाना कोई ना कोई मांगने वाला आना, उसको दे देना, कोई ना कोई मेरी जेब से निकलवा के 10 पीस दे देने। इतनी वो दीनदार ने पर्दा ने तहज्जुद नमाज परहेज़ी हर चीज़ की वो करने वाली, मुझे सलाहें देने वाली, मुझे उठाने वाली नमाज़ों के लिए, वो कैसे ये कर सकती है? अल्लाह करीम आपको सब्र दे जी, आपके बच्चों को सब्र दे जिनके सर से जो है वो माँ का साया उठ गया है। तो बेचारों के लिए माँ तो उनका नेबल बदल कोई नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, जुर्म जब कत्ल तक पहुंचता है तो फिर सिर्फ एक घर नहीं, कई घर उससे मुतासर होते हैं। इस केस में भी एक शायद वारदात की नीयत से जाने वाले शख्स ने पहचाने जाने के, पकड़े जाने के खौफ से एक निहत्ती घर पे मौजूद खातून को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो निहत्ती है, वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसका 3 बच्चों के सर से उनकी मां का साया छीन लिया जाता है। मुद्दई मुकदमा उनके हस्बैंड जो हैं इस बात पे तो बहुत मुतमईन हैं कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया, और वो इस बात पे पूरी उम्मीद भी हैं कि उसे करार वाकई उस दरिंदे को सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे टीम मुजरिम कौन ने, जैसा कि आपको अक्सर नाज़रीन कराम रिपोर्ट किया है कि शायद हम जो पॉइंट आउट करते हैं कि कहीं प्रोसिक्यूशन में कमी रह गई, मुलजिमान बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे ये पुरज़्म है कि उस दरिंदे को उसके किए की सज़ा मिल के रहेगी और ये इंसाफ के मुंतज़िर है। नाज़रीन इकराम, बात कर रहे हैं हम फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक खातून मर्डर केस की। किस तरीके से जो है वो पुलिस ने इसको ट्रेस आउट किया, कहाँ से मुलजिम को अरेस्ट किया गया। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, सबसे पहले टीम मुजरिम कौन जो है वो मुबारकबाद देती है SHO थाना पीपल्स कॉलोनी इंस्पेक्टर राना मगफूर को। गुज़श्ता प्रोग्राम में ये सब इंस्पेक्टर थे, प्रमोट हो गए हैं। इन जैसे क्राइम फाइटर्स शायद फैसलाबाद पुलिस में बहुत कम हैं। अस्सलाम वालेकुम गफूर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रमोशन पे। हम बात कर रहे हैं जो आपने रिसेंटली एक मर्डर केस सॉल्व किया है, क्या बेसिकली ये केस था, किस तरीके से खातून जो है वो उसको कत्ल किया गया, कातिल कौन था? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा इंट्रो भी करवाया। कुछ इससे इतनी तारीफ़ के काबिल तो मैं नहीं हुई, आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया आपका, और आपकी मुबारकबाद का भी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, उसमें सर जी ये 27 मार्च को ना हमें एक 15 की कॉल मिलती है कि एक बाइक चोरी हो गई है। ये थाने से बिल्कुल करीब ही एक ये आबादी है, अहाता फ़िदा हुसैन इसको कहते हैं। तो वहाँ पे हम जाते हैं बाइक चोरी की कॉल पे। वहाँ पे पता चलता है कि उससे बिल्कुल पिछली गली में गैदरिंग हुई है और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है कि किसी औरत को किसी ने ज़ख्मी कर दिया, उसके सर में कोई आहनी चीज़ मार के। वो कॉल यानी उनकी बात सुन के जब इंसिडेंट का पता चला तो वो इटसेल्फ बड़ा एक मतलब सनसनीखेज़ सा लग रहा था। फिर मैंने और मेरे साथ जो मोबाइल ऑफिसर और दूसरी पुलिस पार्टी थी, हमने फौरी रश किया उस इंसिडेंट प्लेस पे। वहाँ पे जाके पता चला कि हमारे पहुँचने से पहले जो खातून थी उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे, और इंसिडेंट कुछ यूँ हुआ था कि उनके घर में कोई नामालूम लोग आए थे, एक या एक से ज़्यादा, जिसका उनको तब नहीं पता था। तो उन्होंने फिर वो जो औरत थी उसको ज़ख्मी किया किसी ब्लंट वेपन के ज़रिए ना, उनके सर में बहुत सारी ज़रबें आई थी। हमने जाके फिर अंदर से सारा मौका मुलाहिज़ा किया तो उनका जो मैट्रेस था वो पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। मैट्रेस के अलावा 1-2 और जगह पे ब्लड स्टेन्स थे। फिर मैंने फौरी अपने जो सीनियर अफसरान हैं उनके नोटिस में दिया, ASP साहब, SP साहब, फिर उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, सारे अफसरान मौके पे आ गए। तो मीनवाइल जो औरत को लेके गए थे उनके देवर थे, हॉस्पिटल लेके गए थे, उनके साथ मैं राब्ते में था। तो उन्होंने फिर बताया कि औरत की डेथ हो गई है उन्हीं ज़ख्मों की वजह से। तो बड़ा शॉकिंग था क्योंकि वो औरत उनकी मतलब कोई 36-37 साल एज थी उनकी। 3 बच्चे थे उनके, 2 बड़े बच्चे थे जो स्कूल गोइंग थे। एक बड़ा बेटा था कोई 13-14 साल का, उसके बाद बेटी थी 10-11 साल की, फिर एक सबसे छोटा बेटा था 2.5-3 साल का। तो इनका थोड़ा सा मतलब जो रूटीन थी वो भी ये थी कि इनके हस्बैंड थे, अदनान उल्लाह उनका नाम है, वो किसी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मुलाजिम है।
वो भी सुबह कोई 7:30-8 बजे निकल जाते हैं घर से। उसके बाद जो बच्चे थे वो भी इसी तरह 7:30 जो स्कूल की ओपनिंग टाइम है वो भी चले जाते थे। और उसके बाद वो छोटा बच्चा जो 2-2.5 साल का और ये जो खातून थी महविश कमल, ये घर पे अकेले हुआ करते थे। तो वो फिर उनके सारे पिछले जो वर्षा थे, उनके हस्बैंड भी और उसके देवर भी और बाकी सारे जो थे उनके रिलेटिव्स, वो इकट्ठे हो गए। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा खौफनाक और बड़ा बेईमाना बेदर्दाना किस्म का मर्डर था, क्योंकि औरत के सर में 11 ज़रबात थी। मतलब उनका जो ये फोरहेड था, ये इतनी ज़ोर से उसने कातिल ने मारा था कि उनका स्कल ब्रेक होके इधर गड़ा बन गया था बाकायदा। फिर उनके ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, पिछली साइड पे, हर जगह को 3-3 4-4 ज़रबे थी। यानी वो ऐसे लग रहा था कि जो कोई बंदा जिसने ये अटैक किया है उसने पूरी तसल्ली की है कि इनकी डेथ हो जाए, ये किसी तरह से भी बचने ना पाएँ। फिर उसके बाद हमने मतलब जो फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है इनिशियली, उसको इनिशिएट किया। फिर उनके जो जितने अजीज़ व क़ारब थे उनसे कोई इंटेरोगेशन शुरू की, अपना जो उसका इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। मीनवाइल मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा नाज़रीन इकराम। फ़र्ज़ शनासी, अभी थोड़ी देर पहले डाउन टू अर्थ इंस्पेक्टर राना मगफूर कह रहे थे कि मैं डिज़र्व नहीं करता जितनी आपने कर दी है। ये शायद टीम मुजरिम कौन जब से आपको रिपोर्ट कर रही है, ये पहला वाक़या ऐसा है कि पुलिस पार्टी जो है वो किसी कॉल पे जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की एक वारदात पे जो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं, शोर सुना है पिछली गली में लोगों का कि यहाँ पे कुछ हुआ है। इसको कहते हैं फ़र्ज़ शनासी के कोई 15 की कॉल नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई लोग पुलिस स्टेशन में नहीं आए। जस्ट इन्हें लोगों के थ्रू पता चला है कि पिछली गली में कुछ थोड़ी सी एजिटेशन, कोई मूवमेंट हो रही है किसी तरह की कोई। ख़ुद पुलिस ऑफिसर मौके पे जाते हैं, पता करते हैं और फिर उसके बाद उसको दर्द दिल महसूस करते हुए न सिर्फ उस मामले पूरे को टेक ओवर करते हैं, बल्कि उसमें से कितना बड़ा जो है वो एक इंसिडेंट निकलता है कि एक खातून जो है बज़ाहिर जो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल गई है, यहाँ पे बिल्कुल आम कोई पुलिस वाला होता तो शायद इसको एक रूटीन मैटर समझ के तब तक वापस पुलिस स्टेशन में आ जाता, जब तक उसकी कोई कॉल वसूल ना होती या जब तक उसकी एप्लीकेशन मूव ना की जाती कि एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ शनास समझदार पुलिस ऑफिसर इसी को कहते हैं कि उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया, क्राइम सीन को जाके देखा और उन्हें पता चल गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बहुत बड़ी जो है वो दाल काली हो गई है। वो रसा से राब्ते में रहे, खातून की डेथ के बाद एज ए मर्डर केस न सिर्फ इसको टेकअप किया बल्कि अपने आला अफसरान को भी एतमाद में लिया और बाकायदा इसकी जो है वो फॉर्मल इंक्वायरी शुरू कर दी। मगफूर भाई आगे बताइएगा कि क्या हुआ। अच्छा, उसमें फिर ना जी अगले दिन जो उसके हस्बैंड और जो बाकी थे रिलेटिव्स, उन्हें आके बताया कि हमें 2 गवाह मिले हैं, जो कि एक ये इधर ही करीबी शॉपकीपर है और दूसरा भी उनके करीब ही रहता था। मतलब ये इस वजह से मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ कि ये कोई उनके जैसे आपने देखा होगा रूटीन मैटर्स में जो कन्वेंशनली होता है कि अपने ही रिश्तेदारों को गवाह बना दिया जाता है, तो ये दोनों उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। ये वाकई में दोनों दुकानदार और रैंडमली थे। उन्होंने उनको बताया कि मोहल्ले का कोई मतलब बिल्कुल उनका कोई पड़ोसी नहीं था, डायरेक्ट कोई एडजस्टेंट नहीं था उसका घर इनके घर से, थोड़ा सा फासले पे है, कोई 1-2 गलियां पीछे। उन्होंने बताया कि उनका लड़का हमने उसको निकलते देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये क्या करके निकल रहा है, क्योंकि ये घर जिस किस्म का था इसमें अब आप अगर जाके भी देखेंगे तो आपको फील होगा कि इस घर में तो कोई शायद फायर भी करे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा। वो बिल्कुल ऐसे कवर्ड हाउस है चारों तरफ से ही। तो उसके बाद फिर हमने उस लड़के की तलाश शुरू की। वो उसकी जो मतलब CDRs ली, वो CDR में उसकी जो एक्टिविटी थी वो आ रही है, कभी किसी शहर की कभी किसी शहर की। फिर हमने कोई जो पुलिस का रिवायती तरीका होता है, अपने इन्फॉर्मर्स को भी थोड़ा एक्टिवेट किया, उसके जितने दोस्त थे उन सबको इंटेरोगेट किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि अगर मतलब फ़र्ज़ किया उसकी CDR में हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो लाहौर है, तो हमने पूछा कि लाहौर में उसका कौन जानने वाला है, ताकि उससे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ली जाए। उसके बाद फिर उसकी लोकेशन आ गई कि वारसपुरे वाली साइड पे उधर। यानी हमने इस पर बड़ी मेहनत की और मेरे ख्याल में हर पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस पार्टी मेहनत करती है। तो ये काम होने होते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत फरमाई, अल्लाह ताला ने ये इतना बेरहमाना कत्ल था, तो इसलिए कुदरत ने भी उस बंदे को इतना मौका नहीं दिया कि वो बच सकता। फिर आखिरकार हमने उसको पीर महल से जाके गिरफ़्तार किया
और जब हमने उसको गिरफ़्तार किया, अगर हम कोई 1-2 दिन डिले होते तो शायद वो बंदा बाहर जा चुका होता, क्योंकि वो ये प्लानिंग कर रहा था कि इलीगली, जिसको हम वो डंकी के ज़रिए कहते हैं, वो डंकी के ज़रिए कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था। कितना वक्त लगा मगफूर भाई इस केस को टेक ओवर करने से लेके मुलजिम की अरेस्ट तक जो है वो कितना टाइम लगा? ये इसमें ना जी हमने पूरा थाना ही हमने ऑलमोस्ट ना एंगेज कर लिया इसमें। हमारे एएसपी साहब, एसपी साहब वो फिज़िकली इसमें साथ थे। बाकी हमारे जो उनसे सीनियर अफसरान हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस, वो दिन में कोई मुतअद्दद बार इसके बारे में अपडेट्स लेते थे, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देते थे, गाइडलाइन देते थे। तो फिज़िकली हमें तो ईद के दिन थे, यानी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे कोई 2-3 दिन बाद ईद थी, तो हमें तो ईद भूली हुई थी कि ईद भी कोई आनी है, या उसमें कोई इतने सारे, मतलब लिटरली हम लोग सारे बहुत परेशानी की हद तक इसमें मुलव्वस थे। तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में हमने कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर मुलज़िम ट्रेस कर लिया। इनिशियली तो आपको यही था ना कि पता नहीं क्या है, फिर उस पर मतलब आपको जब पता चल गया और फिर वो शख्स जो है वो पुलिस को चकमा देने के लिए कभी लाहौर का रुख कर रहा है, कभी किसी शहर का, कभी किसी लोकेशन का, इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने सारे रेड्स भी किए, उसको आपने फॉलो भी किया और फिर अरेस्ट भी कर लिया। ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला की रहमत के बाद ये आपका प्रोफेशनलिज्म है कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन उससे की गई, क्या उसने बताया, मोटिव क्या था, क्या उसकी कोई दुश्मनी थी या वो सिर्फ चोरी के इरादे से आया था, कोई किसी तरह की उसको कोई रंज था, क्या उसने बताया? क्या ये ना जी इसमें अभी इंटेरोगेशन चल रही है, बंदा हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पे है, तो फर्दर अभी जो आएगी, जो इनिशियल उसने बताया ना, जो अभी तक हमारी उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया है हमने इस मामले को, ये लड़का है 25-26 साल इसकी उम्र है और कोई काम वाम नहीं करता है, जॉबलेस है। तो पता है आजकल आपको कि इसमें एक लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि हमने ये जो इतना कॉस्मेटिक बन गया है ना जी हमारा मुआशरा, हर बंदे को चाहिए कि जी मुझे, अगर मेरा जो कोई साथी है उसके पास आईफोन 14 है तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स हो। अगर उसके पास कोई मतलब कि लैपटॉप किसी कोई हल्की कंपनी का है तो मैंने चाहना है उससे ज़्यादा। लेकिन उस हिसाब से हम मेहनत में नहीं करते कि अगर कोई बंदा ये कम मेहनत कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ें हासिल करूँ। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो ये भी जो लड़का है ये इसने इसी चक्कर में, पैसे इसके पास थे नहीं और शौक़ इसके बहुत बड़े थे। इसकी जो कंपनी है, जो इसके दूसरे दोस्त थे वो थोड़े अच्छे घरों के लड़के हैं, तो इसने उसी चक्कर में ये बता रहा है कि मैं चोरी की नीयत से अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि ये जब गुज़र रहा था तो इसको इस घर का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा फ़ील हुआ कि खुला हुआ है। जैसे वो दरवाज़ों में यूजुअली होता है ना कि दरवाज़ा खुला हो तो थोड़ा सा गैप नज़र आता है आपको। तो ये भी एक चले आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज मैं देता चलूँ सारी आवाम को। अब ये मौसम शुरू हो गया इस तरह का जिसमें बाहर गर्मी की वजह से लोग उतने नहीं मौजूद होते, स्पेशली दोपहर के वक्त, दिन के वक्त। तो लोगों को ख़ुसूसन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो अपने बच्चों को घरों के अंदर रखें, बच्चों को बाहर बिल्कुल ना छोड़ें, और दूसरा अपने घरों को तसल्ली कर लें कि दरवाजे सारे बंद हैं बल्कि लॉक हैं, यानी इस तरह से लॉक हों कि उनके खोले बगैर कोई उसको खोल ना सके। तो इस बंदे ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा 2-3 गलियां पीछे रहता था, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स का इसको कुछ पता था, क्योंकि ये लड़का जो है ये बताता है ख़ुद कि मैं कोई आज से को 8-10 साल पहले इनके घर में जो खातून मर्डर हुई हैं उनकी ननंद थी, उनसे ये ट्यूशन भी लेता रहा है। तो इसलिए इसको पता था कि इनके घर में कितने कमरे हैं, किस जगह है, इनके घर के अफराद की रूटीन क्या है। अब इसको यही ज़हन में था कि ये लोग मतलब कि जुमेरात का दिन था वो, तो इसको ये ज़हन में था कि जुमेरात को ये लोग कभी कभी ये सारे चले जाते हैं कहीं बाहर। तो इसको लगा कि आज भी शायद ये बाहर चले गए और पीछे घर इन्होंने ना लॉक करना अपनी तरफ से शायद भूल गए, या लॉक किया तो वो लॉक हो नहीं पाया। तो ये इसने सोचा कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊं मौके का। ये चोरी की नीयत से अंदर गया है। अंदर फिर जाके इसको, जब वो खातून थी ज़ाहिर है वो इसको पहचानती थी, इसने फिर अपने आप को बचाने के लिए कि अब मैं इस चोरी की वारदात में मुलव्वस ना हो जाऊं और मेरे ऊपर कोई मतलब केस ना बन जाए, मेरी बदनामी ना हो, मेरी फैमिली की बदनामी ना हो, इसने उस बदनामी या उस छोटी सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जिस पे इसका अपना तो चलें जो ये डिज़र्व करता है होगा ही होगा, लेकिन वो बेचारी 3 बच्चों की माँ थी, वो 3 बच्चे मिस्कीन हो गए, वो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई।
तो ये उस चक्कर में इसने मर्डर। मैं अगला सवाल यही थ्रू करने वाला था आपसे कि जब शायद उसने पहचाने जाने के, पकड़े जाने के खौफ से जो है वो एक कत्ल जैसा बड़ा जुर्म कर दिया है। यहाँ हम इंसान हैं, ज़ाहिर है कुछ ऐसा होता है कमज़ोर लम्हात में हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं। ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम मेरे ख्याल में नहीं था। नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसका, हम किसी का जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं अपनी जो लीगल टर्मिनोलॉजी में साबका चाल चलन जो होता है, अब इसका जो साबका चाल चलन है वो भी शो करता है कि एक बंदा काम नहीं कर रहा, मोहल्ले में ऐसे ही मशहूर है कि आवारा लफंटर सा है और कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, कभी मतलब कोई उसका पंगा आ रहा है, कभी कोई पंगा आ रहा है। बहुत सारे केसेस या बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते या जिसमें पकड़ा नहीं जाता कल्प्रेट, तो दैट नेवर मीन कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो उस बंदे की ये पहली वारदात है। हम अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि ये जिस तरह से इसने सारे मामले को एग्जीक्यूट किया है और मर्डर तक कर दिया है एक बेगुनाह खातून का, तो हमें लग रहा है कि ये शायद पहले भी, क्योंकि ना इस इलाके में पहले भी कुछ चोरियाँ मुझे सुनने में आया था मेरी तैनाती से पहले भी, कि यहाँ पे कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि घरों में, क्योंकि ये छोटे छोटे यहाँ पे घर हैं सारे, यहाँ पे ना मतलब 2-2.5 मरले के घर हैं अक्सरियत में, और पुराने घर हैं, मतलब बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं। उनमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, यानी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक सिर्फ खातून है बूढ़ी, कोई 65-70 साल की, या कोई और इस तरह के हैं, यानी जिनमें ईजी है, अगर कोई जानने वाला बंदा है तो वो ईज़ीली वो कर सकता है ये हरकत। तो वो भी, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये इसका पहला वकूआ नहीं है, यहाँ पे पहले भी जो वारदातें होती रही हैं ये शायद उसमें भी मुलव्वस हो। कत्ल करने के बाद मुल्ज़िम या मुजरिम शायद ये समझता है कि वो बच जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है कानून हरकत में आता है। जितना मर्जी शातिर हो जाए मुजरिम, कोई कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अगर ये शख्स कत्ल जैसा काम ना करता, उस वक़्त अरेस्ट दे देता या फ़रार हो जाता और बग़ैर कत्ल की ये गिरफ़्तार होता, तो ये क्या इसकी सज़ा कम नहीं हो जानी थी? हाँ जी, फिर कत्ल से बड़ा तो पाकिस्तान पीनल कोड में कोई पीपीसी में कोई सेक्शन ही नहीं है जी, उससे बड़ी सज़ा भी नहीं है, सज़ाए मौत से ज़्यादा। तो बाकी तो कोई भी जुर्म होगा उससे, इस जुर्म से तो कम सज़ा मिलती इसको, लेकिन उसमें भी यानी इसके ऊपर जो सेक्शन लगता, क्योंकि एक बंदा जब इस तैयारी के साथ किसी के घर में, मतलब वो जिसको हम कहते हैं कि बर्गलरी करके, नकबजनी करके वो किसी के घर में दाखिल होता है इस तैयारी के साथ कि अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, मुझे कोई रेजिस्टेंस आई तो मैं उसको ज़ख्मी करके, उसको नुकसान पहुंचा के भी अपने आप को निकलने की पोजीशन में हूँ। तो सेम वाज द केस विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो इसमें उसको सज़ा तो मिलती, लेकिन इससे तो वो बहुत छोटा जुर्म होता है। मतलब इंसान ज़िंदा रहे तो वो कभी न कभी बाहर भी आ सकता है, अपनी जो पिछली गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई कर सकता है, एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। तो इसने तो अपनी भी लाइफ जो है उसको भी बर्बाद कर लिया और उन बच्चों की लाइफ को भी बर्बाद कर दिया और एक बेगुनाह इंसान को भी कत्ल कर दिया। जिस घर की खातून का मर्डर कर दिया, ज़ाहिर है वो बच्चे बगैर माँ के ज़िंदगी गुजर, क्या पैगाम देंगे पीपल्स कॉलोनी के स्पेसिफ़िक जो है वो लोगों को? किस तरीके से जो है वो लोग क्या करके पुलिस के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं कि एक तो इदारों का और आवाम का आपस में गैप जो है उसको कम किया जा सके, और दूसरा पुलिस और आवाम मिलकर जो है वो जराइम पे काबू पा सके? ये भी आपने अच्छा सवाल किया, मुझे आपके सवाल के ज़रिए मौका मिल गया थोड़ा सा आवाम से रिक्वेस्ट करने का। हमारे जो अफसरान हैं, आईजी साहब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आपको भी पता है, हम सारे, हर बंदा जानता है कि पुलिस का इमेज अच्छा नहीं है। उसमें मैं एडमिट करता हूँ कि पुलिस का बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों के साथ, तो इसलिए इमेज भी अच्छा नहीं है। पुलिस को लोग ज़्यादातर अपना दोस्त नहीं मानते। तो आईजी साहब का यही फोकस है कि पुलिस का तासुर बेहतर किया जाए, पुलिस का जो इमेज है उसको लोगों के दरमियान में इस तरह का बनाया जाए कि पुलिस लोगों को अपना दोस्त लगे, दुश्मन ना लगे, अपना मसीहा लगे, अपना खैर ख्वाह लगे, अपना जो गम गुसार लगे, ना कि ये कि वो समझें कि यार जो पहले तकलीफ़ हो गई है उससे ज़्यादा तकलीफ़ इनसे हमें मिल जानी है। अब इसमें हम ना खुली कचहरी करते हैं हर जुमे वाले दिन, मसाजिद में जाते हैं। मसाजिद से अच्छी कोई जगह नहीं होती है लोगों के साथ बात करने के लिए, उनके मसाइल जानने के लिए, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम लोगों से ना यानी पूछते हैं कि जी आपके कोई मसले मसाइल हों तो आप बताएं।
तो लोग अपनी बहुत सारी इस तरह की शिकायतें करते हैं कि जी मेरा ये हो गया और ये हो गया और पुलिस ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो हम फिर मतलब ख्याल करते हैं, ज़ाहिर है जो भी वो कहते हैं उसमें जो कुछ भी हो, हमारी ये जॉब है, हमने करना ही करना है। हम कभी रिसोर्सेज का या वर्कलोड का या लैक ऑफ जो हमारे जो वसाइल हैं उनका रोना तो नहीं रो सकते, लेकिन दिल करता है कभी कभी उनसे पूछें लोगों से कि जी पुलिस तो फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही लेती है, आप बेशक उसको माने ना माने, आप पुलिस को बुरा भी समझे तो हमें कोई इतराज़ नहीं, सर आंखों पे आपकी सारे आपके शिकवे भी, लेकिन अवाम अपने लिए या इस मुआशरे के लिए अवाम क्या करती है? मतलब आप देखें कि इस पूरे इलाके में जहाँ पे कोई 1.5 से 2 लाख इसकी आबादी होगी और पुलिस जो है यहाँ पे तकरीबन कोई 100 से भी कम होगा, यानी उसमें सारे मिला के जो छोटे बड़े सारे अफसरान मिला के 100 से कम बंदा है और उन सब की अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं। वो सारे करने के बाद जो फील्ड स्टाफ है जो इलाके में गश्त करता है, पेट्रोलिंग करता है, तो वो फिर भी कितनी मेहनत करते हैं कि यार फिर भी हम जितना मुमकिन है। तो इसमें लोगों को भी चाहिए वो थोड़ा सा साथ दें अपने आप को बचाने के लिए। यानी अगर कोई एक मोहल्ला, एक कोई 4-5 गलियों का एक इलाका है, अगर वो मिल के कोई 500-500, 200, 400, 500 डाल के एक गार्ड रख लेंगे तो वो सारे सिक्योर हो जाएंगे। मतलब डाकू ने कोई मन्नत तो नहीं मांगी होती कि मैंने इधर ही जाना है, जितना मर्जी खतरा हो, वो भी देखता है कि मुझे जो ईजी कोई सॉफ्ट टारगेट है मैं उधर चला जाऊँ, जहाँ से मुझे रेजिस्टेंस या आगे से कोई नुकसान होने का जो अंदेशा है, जो खदशा है, वो कम से कम हो। तो उसमें लोग को थोड़ा सा खुद ये गार्ड शार्ड वाला सिस्टम कर लें। दूसरा, अपने घरों को, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि अपने घरों को लॉक रखें, अपने बच्चों को हरगिज़ भी बाहर ना छोड़ें। आजकल बहुत इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि जी बच्चा बाहर खेल रहा था तो वो लापता हो गया, उसको कोई उठा के ले गया या अगवा करके ले गया है। फिर उसके बाद बाइक जो है, आप जिस इलाके में मर्ज़ी चले जाएँ आपको नज़र आएगा कि घर के बाहर बाइक खड़ी हुई है। यानी घर है तो उसके अंदर जगह भी होगी बाइक की, लेकिन हम इतने लापरवाह हैं या अल्लाह जाने, देखिए ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा दीन भी यही कहता है कि पहले आप जानवर को खूंटे से बांधें, उसका मुनासिब इंतज़ाम करें, फिर अल्लाह की सुपुर्द करें। तो हम किस बेस पे एक बाइक है उसको लॉक नहीं करते, उसका कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं करते, उसको खड़ा कर देते हैं ऐसे ही चोरों के आसरे पे, और फिर बाद में हम कहते हैं जी देखें जी पुलिस क्या कर रही है, हमारा तो बाइक उठाया गया। यानी अब पुलिस क्या करे, एक एक बाइक की, एक एक बच्चे की, एक एक घर की हिफाजत तो नहीं कर सकते हम। और तीसरा ये है, इसमें आजकल झपट्टे के वाक़यात बहुत हो रहे हैं। यानी एक तो वो वारदात होती है ना जिसमें वो बाकायदा वेपन निकाल के आपको कहते हैं और आपकी मजबूरी बन जाती है कि जेबों से भी निकाल के दें। एक झपट्टा आजकल क्राइम चल रहा है, उसमें जो वारदात करने वाला बंदा है उसके पास वेपन नहीं होता, वो चलते चलते, जैसे हमें शौक़ होता है कि हम बाज़ार में बैठ के कान के साथ फ़ोन लगा के लगे होते हैं बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू करने किसी के साथ, तो वो जाते जाते ऐसे ही झपट्टा मारते हैं और चले जाते हैं। वो भी एहतियात करें लोग, यानी किसी ऐसी जगह पे बैठ के मोबाइल पे बात करें जहाँ पे उनको पता हो कि मैं सेफ़ हूँ, सिक्योर हूँ। यानी ये इस तरह की वो चीज़ें हैं जिसमें ख़ुद लोग अपने आप को बचा सकते हैं, इसमें उनको पुलिस की ज़रूरत है ही नहीं। नाज़रीन इकराम, SHO थाना पीपल्स कॉलोनी इंस्पेक्टर राना मगफूर हमारे साथ मौजूद थे और केस के बारे में पूरा ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे पुलिस ने जो है वो मुलजिम को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी किया, और जनरली वो ये बात कर रहे थे कि ख़ुद मोहतात रहिए, सब कुछ पुलिस पे डाल के आप लोग मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार ये है, उससे ज़्यादा एहसन इकदाम ये है कि ख़ुद भी थोड़ा मोहतात रहिए। पुलिस नो डाउट आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस का साथ दीजिए ताकि अवाम और पुलिस मिल के क्राइम को कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद के अंदर एक खातून को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर है। किस बुनियाद पर जो है वो खातून का कत्ल किया गया, क्यों हुआ ये सब, मुलजिम कौन था, पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है और इसको फैसलाबाद पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर न सिर्फ मुलजिम को ट्रेस किया जाता है बल्कि उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। मैं इस वक्त SP मदीना डिवीज़न साद अरशद साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, कौन थी यह खातून और किस लिए जो है वो इनको कत्ल कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी 27 मार्च के दिन ये एक वाक़या यहाँ पेश आया था कि एक ख़ातून की डेड बॉडी उनके घर में मिली थी। उनको आहनी रॉड से उनके सर में चोटें पहुँचाई गई थी, जिससे उनकी मौत वाक़या हुई। तो उनके बच्चे जब स्कूल से घर वापस पहुँचे और उन्हें दरवाज़ा बंद मिला और उसके बाद वो घर में एंटर हुए तो उन्हें वो ख़ातून वहाँ पे मुर्दा हालत में मिली। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का केस था। इसमें हमारे पास कोई क्लू नहीं था। तो हमने उधर इस पे अपनी टीम्स, जो हमारी टेक्निकल डाटा वाली टीम्स थी, हमारी जो थाने की टीम थी, हमारी सीआईए की टीम थी, अपनी तमाम टीम्स हमने इस केस पे लगाईं और हर एंगल से इस पे हमने काम किया। इस पे बहुत जल्दी ही हमें अपनी कोशिशों के नतीजे में कामयाबी मिली और चंद ही दिनों में हमने जो जेन्युइन एक्यूज़ था मोहम्मद वलीद खालिद, उसको हमने ट्रेस किया, उसको हमने अरेस्ट किया और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, इकरार कर लिया। और उसमें ये बात सामने आई कि जो वलीद खालिद जो एक्यूज़ था वो बेसिकली इनके पड़ोस में रहता था और उस दिन वो चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ। उसके जहन में ये था कि शायद घर पे कोई मौजूद नहीं है और जब वो घर में दाखिल हुआ चोरी की नीयत से तो खातून ने उसे पहचान लिया और जब उसे ये रियलाइजेशन हुई कि खातून ने मुझे पहचान लिया है तो उसने फिर वो खातून का कत्ल कर दिया। सर बताइएगा कि हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ख़ातून को उसकी कुछ 3-4 साल बच्ची के सामने जो है वो मर्डर किया गया, पहली बात। और दूसरी ये कि चोरी की नीयत से दाखिल होने वाला ये शख्स जो है ये क्या उस वक़्त जब पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब शवाहिद इकट्ठे कर रही थी, तो वहीं पे क्योंकि जो करीब के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो उस वक़्त भरपूर साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस के और सारा तो क्या ये उस वक़्त लोगों के सामने फिरता रहा, ये प्रिटेंड करता रहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, या ये कार्रवाई करने के बाद कहीं फ़रार हो गया? जी जो बच्ची एक 3 साल खातून की थी, वो बच्ची उस वक़्त एक दूसरे कमरे में सो रही थी और वो उसने वो इंसिडेंट नहीं देखा था। बाकी जो मुजरिम था मोहम्मद वलीद खालिद, उस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद उसकी कोशिश थी फ़रार होने की और इस सिलसिले में उन्होंने मुल्क से बाहर निकलने के लिए भी कोशिशें की और बाकायदा इसका प्लान था कि कुछ दिनों में ये डंकी के ज़रिए मुल्क से फ़रार होने वाला था। तो इसमें पुलिस ने क्योंकि इसे टाइमली पकड़ लिया तो इसको फ़रार होने का मौका नहीं मिल सका। सर इस तरह का जो ब्लाइंड मर्डर केस होता है, नॉर्मली हम सबसे पहले जो है वो पुलिस क्या शवाहिद इकट्ठे करने के बाद क्या सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ इनको जो हेल्प आउट करती है, जैसे एक ब्लाइंड मर्डर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो वो ममालिक जिनके पास इंतहाई लेटेस्ट सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, उनकी पुलिस को भी बहुत टाइम लगता है। हम टीम मुजरिम कौन ने बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली फैसलाबाद पुलिस ने इंतहाई लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद शायद अपनी जहानत के बलबूते पे या शायद ऑफिसर्स की वो इंटेलिजेंस है जिसको आप कह लें कि बुरे कार लाते हुए विद इन नो टाइम जो है वो पहुँच जाते हैं। क्या ऐसी असेसमेंट होती है, क्या ऐसा कुलिया, क्या ऐसा फार्मूला लगाती है पुलिस कि एक ब्लाइंड मर्डर है और उसको चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ सॉर्ट आउट कर लिया जाता है बल्कि मुलजिम को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है कि ऐप पे आ जाए? क्या होता है ऐसा? जी देखें, हमारे भी जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में हम काम करते हैं। तो ये जब इंसिडेंट हुआ और हमने क्राइम सीन देखा तो तमाम ऑफिसर्स का ओपिनियन ये था कि ये किसी ऐसे शख्स की कार्रवाई है जो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ है और जो यहाँ के हालात वाक़यात जानता है। तो उसी सिलसिले में फिर हमने जो तमाम पड़ोस का एरिया था और उसमें जितने सस्पेक्ट्स थे, जितने लोग थे, उन सब को हमने शामिल तफ्तीश किया, उन सब पे हमने नज़र रखी और हर किसी के बारे में हमने उनकी डिटेल्स वेरीफाई की। तो इसी पे वर्क करते करते हमने इससे पहले भी कई सस्पेक्ट्स चेक किए, हम उनको देख रहे थे। तो वर्क करते करते हम सस्पेक्ट तक पहुँचे और फिर उधर से हमें क्लू मिल गया और उसके बाद हमें कामयाबी मिली। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरे जहन में कि जब क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो एरिया है मदीना डिवीज़न जो है ये ज़्यादा शहरी आबादी पे मुश्तमिल है, यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम भी डिफरेंट है, ज़्यादातर स्ट्रीट क्रिमिनल्स से वास्ता पड़ता है, डकैती के जो है वारदातें ज़्यादा होती हैं और हमने देखा है कि बड़ा एफिशिएंटली जो है वो रिस्पॉन्ड किया है पुलिस ने, स्पेशली पिछले कुछ अर्सा में। क्या पुलिस को डिवाइड कर दिया गया है ड्यूटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक वारदात होती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिसमें एक इंसिडेंट होता है, पुलिस की 4 पार्टीज़ डिफरेंट बन जाती हैं। एक लेटेस्ट ज़राए टेक्निकल सोर्सेज को ला रही है, दूसरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ भाग रही है, तीसरी उसको बैक ट्रैक कर रही है CCTVs की मदद से।
क्या तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जाता है इस तरह से कि जो एक वारदात है उसको जल्द अज जल्द न सिर्फ ट्रेस आउट किया जाए बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल किया जाए कि हम यानी पुलिस वाले जो हैं वो आपके लिए मौजूद हैं? जी देखें, क्राइम हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और इसी सिलसिले में जब भी कोई ऐसी हीनस वारदात होती है तो उस सिलसिले में हमारी यही कोशिश होती है कि इसको कम से कम वक्त में ट्रेस किया जाए और ताकि किसी भी मुजरिम को फ़रार होने का मौका ना मिल सके। तो जब कोई बड़ी वारदात होती है, इस तरह की चीज़ होती है, तो हम उस पर डिफरेंट टीम्स अपनी बनाते हैं। जैसे कि आपने CCTV फुटेज से रिलेटेड बात की, तो फ्रंट ट्रैकिंग के लिए, बैक ट्रैकिंग के लिए उसमें भी हमारी डिफरेंट टीम्स हैं। फिर टेक्निकल डाटा एनालिसिस के लिए, ग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स होते हैं उनके पीछे जो हमारी रेडिंग पार्टीज़, तो इस तरह हम डिफरेंट टीम्स बनाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, क्योंकि अगर हमारी टीम्स की तादाद लिमिटेड हो, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हों, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा और मुजरिम को फ़रार होने का मौका मिल जाएगा। क्या कहेंगे मदीना डिवीज़न के लोगों को कि क्या ऐसा वो तरीका अडॉप्ट करें, किस तरह से वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे देखा है कि पुलिस जो है ऑन ग्राउंड जो लोग जाते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं शहरियों की तरफ से कि स्पेशली जब किसी प्राइवेट जगह पे हम CCTV मांगने के लिए, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि CCTV मांगने के लिए जाते हैं तो वो कोऑपरेट नहीं करते, हेजिटेट करते हैं या वो मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे शहरियों को कि वो किस तरीके से पुलिस के साथ चलें, कोऑपरेट करें ताकि पुलिस और आवाम मिलकर जो है वो क्राइम पे कंट्रोल कर सकें? एक तो ये है कि जब भी कोई क्राइम, कोई इस तरह की एक्टिविटी आप देखें तो आप उसे रिपोर्ट लाजमी करें। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करने से भी घबराते हैं, डरते हैं। और जैसे कि CCTV फुटेज की आपने बात की, तो लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते, फुटेज शेयर करते झिझकते हैं और अवॉइड भी करते हैं। और दूसरा जनरली ये होता है कि जो CCTV कैमरास लोगों ने अपने बिज़नेस प्लेस, स्टोर्स वगैरह पे लगाते हैं, उनके एंगल ऐसे होते हैं मोस्टली, जैसे कि कैश काउंटर्स और इस तरह की जगहों पे लगाए जाते हैं, तो बड़ा एक महदूद सा एरिया और वो अपने पर्पस की हद तक उनका लिमिटेड होता है। उसमें मूवमेंट वगैरह कवर नहीं करते। और स्पेशली जो बाहर की मूवमेंट होती है, दरवाज़ों के बाहर की मूवमेंट होती है, इस पे लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा कई मौके पे हुआ है कि किसी शॉप रॉबरी के केस में हम गए हों और जब हम उनके कैमरे चेक करते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे भी होते हैं लेकिन वो दरवाजे कवर नहीं कर रहे होते। तो मैं तमाम बिज़नेस ओनर्स को, तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जब आप कैमरास लगाते हैं तो उनको मैक्सिमम उनकी यूटिलिटी रखें, उनसे तमाम ऐसे एंगल्स कवर करें कि मूवमेंट भी कवर हो और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो, और उसके साथ किसी ऐसे वाक़े की सूरत में पुलिस को भी भरपूर हेल्प मिले। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक शख्स अपने ही मोहल्ले में एक घर में खाली घर समझकर शायद वारदात के लिए दाखिल होता है और ख़ातून खाना जो हैं वो जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई चोर घुस आया है, वो शोर करने लगती हैं, तो उसको जो है वो आहनी राड से हमला करता है उनके ऊपर और वो जान की बाजी हार जाती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं। पुलिस जो है उसके लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस होता है। पुलिस अपने तरीक़ेकार को बरूए कार लाती है, यहाँ पे टेक्निकल सोर्सेज का भी यूज़ किया जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी, और बहुत महदूद से वक्त के अंदर जो है वो मुलजिम को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया जाता है बल्कि उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है और अब वो कानून के कटहरे में है, सज़ा का मुंतज़िर है। यहाँ पे SP मदीना डिवीज़न ने लोगों को जो मैसेज दिया नाज़रीन इकराम, वो बहुत ही गौर तलब है कि आप सबसे पहले तो अगर किसी जुर्म का शिकार होते हैं, आप किसी ज़्यादती का शिकार होते हैं या कुछ भी ऐसा इल्लीगल देखते हैं तो उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन है उसमें एक बहुत बारीक सा नुक्ता ये है कि सिर्फ अपने लिए ना सोचिए, थोड़ा सा अपने घर से, दुकान से, कैश काउंटर से बाहर का भी देखिए। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ही वारदात हो जाए तो एटलीस्ट ये तो पता चल सके कि वो किस रास्ते से फ़रार हुए थे मुलजिमान जो हैं। और इस केस के अंदर जो है वो पुलिस के लिए, फैसलाबाद पुलिस के लिए शाबाश बनती है कि बहुत ही महदूद वक्त के अंदर उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार। कत्ल की इस वारदात में कातिल तो गिरफ्तार हो गया और शायद वो करार वाकई सज़ा भी पाएगा, लेकिन शहरियों के लिए इस पूरे केस में एक सबक है कि अपने घर के मामूलात में, घर के हालात में इंतहाई मोहतात रहिए। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए और ख़ुद को, अपने घर को महफूज बनाने की कोशिश कीजिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।